नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आज ग्रेविटेशन, ठीक है। तो डिटेल में चैप्टर देखेंगे, जो थोड़ा टाइम लगेगा पर डिटेल में करेंगे। यहाँ सिलेबस जनरली कहीं भी आपका जो बीच में क्लासेस नहीं हो पाई थी तो फरवरी लास्ट तक कोशिश करेंगे, बहुत हुआ तो मिड मार्च, और उसके बाद देखा जाएगा। तो अभी चीजें जितना भी पढ़ेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि एक बार पढ़ ले तो आपका एकेडमिक तो बहुत ही आसान है, कॉम्पिटिटिव तक में कहीं भी दिक्कत ना है। बस जरूरत है और क्वेश्चन प्रैक्टिस की। केवल कथा सुन के काम नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कुछ पूछ रहे थे बच्चे कि क्वेश्चन में टाइम लगेगा शुरुआत में। हाँ लगेगा, और आपको लगाना है। शुरुआत में जोर देना है कि कॉन्सेप्ट सीखने में, कि कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, शुरुआत में टाइम लगेगा। एक बार हैबिचुअल हो जाओगे तो फिर टाइम अपने आप कम लगेगा। जैसे क्या होता है, कुछ भी साइकिल सीखना या बाइक सीखना या स्कूटी सीखना, सबसे टफ होता है सीखना। सीखने के प्रोसेस में ही आपको टाइम लगता है, सीखने के प्रोसेस में ही टाइम लगता है। आपको टाइम शुरुआत में ही लगेगा। जब आप साइकिल सीख रहे हो गिरोगे पड़ोगे, या बाइक सीख रहे हो गिरोगे पड़ोगे, उसके बाद आप साहस करके बाजार में ले जाओगे, मार्केट एरिया में चलाओगे, हाईवेज पे चलाओगे बाइक, फिर धीरे धीरे चलाती है कार, चलाते वो शुरुआत का फेज ही टफ है। एक बार एक्सपर्टीज हो गया उसके बाद फिर आप स्मूथली ड्राइव करोगे। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं होगा, पहले दिन या पहले महीने में उठाया और बाइक लेके दुनिया एक करने चले गए। तो सबसे डिफिकल्ट या सबसे टफ होता है शुरुआत का कुछ महीना। वही सेम चीज आपके क्वेश्चन करने में भी होता है, कि शुरुआत का जो टाइम है, शुरुआत का आपका क्वेश्चन करोगे बुक से भी जाना है, थॉरो जाओ। बुक जो भी बुक उठाते हो, या किसी का मॉड्यूल है स्टैंडर्ड कोचिंग का तो ठीक है, या फिर बुक है तो बुक में आप जो रेफर कर सकते हो, डीसी पांडे या एससी वर्मा, उसका क्वेश्चन करा, पहले एग्जाम्पल करा, फिर थ्योरी के क्वेश्चन करा, फिर एक एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो देना होगा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। बाद में खुद ब खुद आपका आदत हो जाएगी ना, पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर 5 महीने 10 महीने में टाइम लग रहा है, आप देखोगे कुछ 2 महीने 3 महीने बाद ऐसा होगा, आपसे टाइम रिड्यूस हो जाएगा काफी। फिर प्रैक्टिस करते करते एक टाइम आएगा, वही क्वेश्चन जिसमें 20-25 मिनट लगा रहे हो वो क्लिक करेगा 1-2 मिनट में होगा। वो आज आपको नजर नहीं आएगा, करते 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 बहुत इजिली नजर आएगा, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी होता है अपने इसको धार देने में। इसलिए पूछा भी गया था किसी से कि पेड़ जो है, बोला कि किसी को टाइम दिया गया है, एक एक्सपर्ट हम नाम भूल रहे हैं, तो बोला आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाए पेड़ को काटने के लिए, आप क्या करेंगे? बोला 15 मिनट हम अपने जो हथियार हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको धार करेंगे, उसके बाद लास्ट के 5 मिनट में पेड़ काटेंगे। और जो एक्सपर्ट नहीं है वो शुरू से ही काटने में लगेगा, और इंस्ट्रूमेंट में धार नहीं हो, पूरा 20 मिनट लगा देगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो 15 मिनट में धार करके पूरा तैयार हो चुका, 5 मिनट में इजिली कट कर देगा। तो कहने का मतलब है तैयारी का फेज बहुत क्रूशियल होता है। मोहम्मद अली का कोट था, बहुत फेमस कोट है। मोहम्मद अली बॉक्सर था, एक भी रेस नहीं हारा है, तो उसका फेमस कोट था कि हम सारा मेहनत जो हम कर लेते हैं, बोला आप इतना क्यों सफल या नहीं हारते हैं? बोला सारा मेहनत हम फील्ड से बाहर कर लेते हैं उस चंद मिनट के मैच के लिए। बोला जितना खून बहाना है, ब्लीडिंग करना है, सब कर लो प्रैक्टिस में। तो इसीलिए आपको शुरुआत में क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन से जूझना है, फिर धीरे धीरे करते करते आराम से। मैं लगभग कई वैरायटी के कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ, अच्छे लेवल तक। क्वेश्चन भी कई वैरायटी के टच कर देता हूँ। उसके बाद आपका काम है क्वेश्चन करना। आप कहीं से भी पढ़ते हो, केवल कथा सुन के आपका काम नहीं होने वाला। कथा सुने जरूरी है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके बाद क्या है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होगा। चलो ठीक है, बाकी कथा बाद में हम बात करेंगे। अब चैप्टर हम देख रहे हैं कौन सा, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में पहले मैं कुछ बातें करूंगा, फिर आएंगे। एक तो आपको जो पढ़ना है उस पर आएंगे। पढ़ने का मतलब जो चीजें बुक में दी है आपके लेवल पे बात करनी है, वो ग्रेविटेशन है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अट्रैक्शन का फोर्स है, एक बॉडी दूसरे बॉडी जिसके पास मास होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है और हम इसी को ही लेके पढ़ेंगे, क्योंकि आपके लेवल पे वही पढ़ना है, बुक में वही है। लेकिन जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा चीजें बताऊंगा। ये जो 5-10 मिनट का ज्ञान दे रहा हूं, ये आपका एकेडमिक में लिखने में काम नहीं आएगा, आपके लेवल पे काम नहीं आएगा, लेकिन कहीं सुनते हो या ओरिजिनल में क्या होता है उसके लिए जरूरी है। अब आते हैं, ठीक है, पहले जैसा पढ़ते हो ना ग्रेविटेशन, कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें कुछ बात है, जैसे ठीक है, जब जो हम पढ़ते हैं हम उसी तरीके का पढ़ेंगे जो पहले पढ़े थे, लेकिन समझाने के लिए आपको अच्छी क्लैरिटी के लिए या सही कॉन्सेप्ट देने के लिए। आपको पता है कि ग्रेविटेशन जो बोलते हैं कहाँ से डिस्कवर हुआ था, तो न्यूटन कॉलेज में थे, अपना ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में है, उस कॉलेज में थे। वहां पे एक एप्पल को गिरते हुए देखा था, एप्पल ट्री से एप्पल को गिरते देखा, तो उससे पहले कई लोगों ने देखा होगा, पर न्यूटन ने सोचा एप्पल नीचे क्यों चला गया, नीचे क्यों चला गया, ऊपर क्यों नहीं गया।
तो नीचे जाने का कुछ कॉज रहा होगा। नीचे जाने का कॉज क्या था कि अर्थ की ग्रेविटी ने पुल किया तो एप्पल क्या हुआ, नीचे हुआ। थ्योरी भी यही है और हमारे तरह लेवल पे यही चीज समझना है, यही पढ़ना है। लेकिन रियल में क्या होता है, दरअसल अब जो रिसर्च है या साइंटिस्ट वगैरह जो थ्योरी देते हैं या जो बात होती है कि ग्रेविटेशन फोर्स ही नहीं है, बोलते हैं ये अतिरिक्त ज्ञान है। फोर्स नहीं है का मतलब क्या है पता है? अब देखो हम तो ऐसा सोचे कि ये नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि किसी ने पकड़ के खींचा, दिख नहीं रहा है, किसी ने खींचा तो नीचे आ गया। लेकिन दूसरा वजह हमको तो पता नहीं, दूसरा वजह तो ये भी हो सकता है कि कोई प्रेस कर रहा हो उसको, ये भी तो हो सकता है। नीचे आने का वजह किसी का खींचना ना हो, किसी का प्रेस करना हो, उस वजह से भी नीचे आ सकता है। फिर तो हमारा पूरा फंडा ही गड़बड़ हो जाएगा कि खींचने की हम बात कर रहे हैं, यहां तो प्रेस करने का मामला हो रहा है, उस वजह से नीचे आ रहा है। तो इसमें क्या था, फिर क्या सोचा गया कि या क्या पता चला कि फ्रेम होता है स्पेस टाइम फ्रेम, टाइम स्पेस फ्रेम। स्पेस टाइम फ्रेम नहीं जाना होता, थोड़ा सा रिलेटिविटी का मामला है आइंस्टीन का, तो थोड़ा सा बता देते हैं। स्पेस टाइम फ्रेम क्या है कि जस्ट लाइक ऐसा समझ लो कि पूरा यूनिवर्स जो है एक इस तरह से है, मतलब एक चादर की तरह है, और चादर पे ही सारे प्लैनेट, सन, सब कुछ फिक्स किए हुए हैं। और उस चादर पे क्या होगा, उस चादर को समझो कि फ्लैट नहीं है, चादर थोड़ा सा ऐसा टिल्ट है। तो चादर पे ऑब्वियस क्या होगा, चीज अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे लुढ़कते हुए नीचे आएगा। तो दरअसल वो देखा गया या जो सोचा गया, दरअसल वजह ऐसा नहीं है कि कोई पकड़ के खींच रहा है। वजह क्या होता है कि स्पेस टाइम फ्रेम में सारी चीजें रखी हुई एक तरह समझो, और वो अपने ढलान में नीचे की तरफ आ रहा है। तो कोई चीज जो कभी खींच रहा है ना, वो स्पेस टाइम फ्रेम में दरअसल नीचे आता होता है, उसको पकड़ के कोई नहीं खींच रहा। ये रियलिटी है जिसपे काम चल रहा है। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो आपके एकेडमिक के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से, और जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम डील करता है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो वहां पे जो हम बात करते हैं, वहां पे हम वही बात करेंगे जो पहले से सुनते आ रहे हो, और उसी को ठीक मानते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि आपको उसी लेवल पे जाना है कि चीजें अट्रैक्ट कर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा उस पर डेप्थ पे नहीं जा रहे हैं, कभी ऐसे होगा तो बात करेंगे बाद में। एक दो बार मैंने पहले भी थोड़ा बात किया था। अब आते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लिखना कहानी फिर देखते हैं, डेफिनेशन लिख लो सिंपल सा। ग्रेविटेशन is the force of mutual attraction. Gravitation is the force of mutual attraction. Gravitation is the force of mutual attraction between two bodies. Gravitation is the force of mutual attraction between two bodies by virtue of their masses. By virtue of their masses. Virtue of their masses. Virtue of their masses. यानी उनके मास के कारण जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी के कारण कुछ ना कुछ फोर्स दिखाई देता है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जिससे कोई पहचाना जाए। एक आदमी कैसे पहचाना जाता है, उसकी हाइट इतनी है, वेट ऐसा है, इस तरह से आंख है, इस तरह से नाक है। उसी तरह से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, उसका कैसा साइज है, शेप है, उसका मास क्या है, उसका उस पे हर ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता है। चार्ज के कारण एक फोर्स सुने होगा, कूलम फोर्स होता है। दो चार्ज के बीच कुछ लिखते हैं Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हाँ बोलो। हाँ, दो, चूंकि बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज था और मास था तो एक कर देते हैं। लेकिन बालक वो जो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर निकलता है ना, आप हमको ये दिखता है, लॉ एक दिन में नहीं दिया जाता। जैसे ये क्या है, ग्रेविटेशन को लॉ आगे चल के देखेंगे, वहां पे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आएगा। ये हमको ये दिखा कि डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच कम हो रहा है। अब कम तो 1/r भी था, कम 1/r स्क्वायर भी था, कम r क्यूब था, r4 था, r स्क्वायर ही क्यों हुआ? इसमें कई तरीके, जिसमें से एक तरीका है जो आपको शुरू में यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया था। यूनिट मेजरमेंट में डायमेंशन की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। वहां पे एक प्रॉपर्टी बताया था कि डायमेंशन का यूज होता है टू फाइंड द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। वहां पे कुछ का रिलेशन भी लाया था, जैसे टाइम पीरियड का 2π√L/g। तो उसी तरह से उस डायमेंशन एनालिसिस से दिखता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दरअसल इसमें और डीप में जाओगे तो बहुत चीजें होता है। कोई भी रिलेशन अगर इनवर्सली, आगे आएंगे बात करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स को बताता है।
आगे जाके अपर क्लास में बीटेक या बीएससी वगैरह में पढ़ोगे कर्ल, डाइवर्जेंस वगैरह के बारे में। तो कर्ल कुछ होता है, डाइवर्जेंस होता है, उसका दरअसल वो जीरो होता है, डाइवर्जेंस इसलिए भी होता है, तो वो उस पर नहीं जाएंगे, पहले हम जो पढ़ रहे हैं उस पर आते हैं। बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, ठीक है ना। अगर दो ऑब्जेक्ट के पास मास है तो मास के कारण क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल सा बात है, पहले से पढ़ते आ रहे हो। कुछ चीजें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में लिखते हैं तो फिर बात करेंगे। लिखना सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना इट इज द वीकेस्ट among all fundamental forces. It is the weakest among all fundamental forces. सारे फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीक कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है। सारे फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीक है ग्रेविटेशनल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से बता सकते हो सर? फंडामेंटल फोर्सेस सर, एक तो ग्रेविटेशन वाला हो गया, एक इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया। 4 फोर्सेस हैं जिसको फंडामेंटल फोर्स कहा जाता है फिजिक्स में। 4 फोर्सेस हैं। हाँ बोलो। एक मैग्नेटिक वाला था सर, एक सर इलेक्ट्रिक। 4 फंडामेंटल फोर्स है ये। हाँ, इस पे बहुत डिप में तो बात नहीं करेंगे उतना, थोड़ा सा केवल हल्का सा जानना तो जान लो ज्ञान के लिए बस, पर उतना कोई नहीं, वीकेस्ट जानोगे काफी है। 4 फंडामेंटल फोर्स कौन कौन है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स देख ही लिया, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटो का मतलब मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म भी देखा जाता है, डिटेल क्लास 12th में, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सुने हो पहले, इसलिए इसके बारे में हम कोई डिटेल बात नहीं करेंगे, हल्का पता है, और क्लास 12th में डिटेल आएगा। 2 और फोर्सेस है जो न्यूक्लियर फोर्स है। कौन सा है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, एक बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्स है। फंडामेंटल को मतलब का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल मतलब जो बेसिक है, जो फिजिक्स में देखा जाता है फंडामेंटली 4 तरह के फोर्स हैं। इन चारों में सबसे वीक कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे मजबूत कौन है? ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बहुत डिटेल बात नहीं करेंगे, उतना डेप्थ में जाने का मतलब नहीं है आपके लिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जानना है तो बाकी तो ठीक है। ग्रेविटेशन भी चैप्टर ही पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 12th में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत पहले से पता है। इन दोनों के बारे में भी, न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा बहुत 12th में है, हल्का फुल्का जानना है इसके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है? जो न्यूक्लियस में लगता है। न्यूक्लियस में लगता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वो फोर्स होता है जो न्यूक्लियस के टिके रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियस के टिके रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस के टिके, बाइंडिंग क्या बना के रखेगा? किसका बाइंडिंग बताओ? सेंटर में जो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूक्लियर फोर्स वो नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहा है अपना। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में तो चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन में चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। सुने हो सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, तो जो एक टाइप का चार्ज है प्रोटॉन, प्रोटॉन के बीच रिपल्सन होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अगर जानते हो, थोड़ा सा हल्का बता देता हूँ, डिटेल नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा जान लो चूंकि लिखा है तो। F इक्वल टू, ये शायद पढ़े होगे, सुने होगे, नहीं तो 12th में देखोगे, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सुने हो? 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, 2 चार्ज है Q1 Q2, K कोई कांस्टेंट अभी जान लो, R क्या है? डिस्टेंस। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? R का स्क्वायर। R अगर कम करोगे तो F क्या होगा? बढ़ेगा। न्यूक्लियस का साइज लगभग कितना होता है पता है? अभी उतना डेप्थ नहीं जाने, या चलो देखते हैं। अच्छा, R अगर 0 कर दोगे, लगभग टेंस टू 0, मतलब 0 का मतलब बहुत कम करते करते लगभग 0 कर दोगे, तो F क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब ये जितना कम होने लगेगा, लगभग 0 एकदम बहुत करीब आ जाएगा, तो इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट फोर्स लगने लगेगा। किसके बीच? प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन। और प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस का साइज कितना होता है पता है? न्यूक्लियस का साइज लगभग होता है
10 की पावर कितना -15 के वॉट में होता है। न्यूक्लियस का साइज होता है 10 की पावर -15 मीटर के साइज में। तो 10 की पावर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर मैं 1/r² करता हूं मतलब 10 की पावर -15 का स्क्वायर, 15 यानी 10 की पावर -15 का स्क्वायर में 10 की पावर -30 ऊपर जाएगा क्या होगा 10 की पावर +30, यानी F प्रोपोर्शनल टू लगभग क्या होगा 10 की पावर 30। 10 की पावर 30 कम है कि ज्यादा है? बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अब गिनती खत्म हो जाएगी आपको, इतना ज्यादा फोर्स लगता है न्यूक्लियस में। और हाँ, इतना ज्यादा फोर्स लगता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, और चाह रहे हो तुम इसका एग्जिस्टेंस बना रहे, यानी इतना ज्यादा फोर्स से रिपल्सन दूर भागना चाह रहा है, उसको कोई करीब लाके पकड़ा हुआ है। तो जो करीब लाके पकड़ा हुआ है बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होगा, वही है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। उसी से बिजली बनता है। न्यूक्लियर, हाँ उसमें तरीका है, 12th में पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजन करके, फिजन फ्यूजन होता है, डिटेल अभी हम नहीं बात करें, 12th में पढ़ना है। तो ये इसलिए यही फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, जो प्रोटॉन प्रोटॉन को टिका के रखा हुआ है, न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस बना के रखा है, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है फंडामेंटल फोर्स में। और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, 2-3 चीजें सुने होंगे, डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। एक रेडियो एक्टिविटी सुने होंगे, रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो एक्टिव डिके सुने होंगे। रेडियो एक्टिविटी मतलब एनर्जी का निकलना, रेडिएशन सुने होंगे कि थर्मल जो रेडियम, ये सुने होगा कम से कम कि पावर प्लांट का जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज अच्छे से मतलब ये किया जाता है, नहीं तो क्या रेडिएशन का खतरा बना रहता है। तो यही जो रेडिएशन जो एनर्जी होती है ना, जो रेडिएशन होता है वो उससे रिलेटेड है वीक न्यूक्लियर फोर्स। प्लस एक घटना होती है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फिजन मतलब होता है टूटना, अलग होना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो जुड़ के जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जो एनर्जी सन में होती है, जिसपे कि हाइड्रोजन बम बना होता है। बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत सुनना है। तो ये रेडियो एक्टिविटी और फ्यूजन से रिलेटेड है और स्ट्रॉन्ग। तो अभी बस इतना जान लो, बाकी 12th में पढ़ना है फिजन फ्यूजन, तो वहां डिटेल बात होके मामला हो जाएगा। अभी हम इस पे चढ़ते हैं तो चैप्टर पे नहीं आ पाएंगे। तो खैर इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक होता है इतना। इतनी कहानी क्लियर है? सेकंड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी फॉर्मूला अभी चल के देखेंगे। वहां भी फॉर्मूला क्या पुराने क्लास में पढ़े होगा और अभी भी हम आके पढ़ेंगे। Gm1m2/r² होता है। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो F 0 कब होगा? जब r इंफिनिटी होगा। जब r को इंफिनिटी कर दोगे तो F 0 बन जाएगा। और इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी कुछ नहीं होता, एनीथिंग बियॉन्ड प्रिडिक्शन इज इन्फिनिटी। सोच नहीं सकते इंफिनिटी, यानी बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, अनलिमिटेड, वो क्या इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी मतलब कि बहुत दूर तक, यानी इंफिनिटी तक, लगभग इंफिनिटी से इंफिनिटी में जाके F 0 हुआ, यानी उससे पहले F कुछ ना कुछ है, यानी इसका रेंज क्या है? लगभग इंफिनिटी तक है। ये फोर्स वीक होता जाएगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा वीक होता जाएगा, लेकिन खत्म कब होगा? इंफिनिटी पे जाके। यानी नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ सेंस ही कहां बोल रहे हैं? नेगेटिव पॉजिटिव तो देखो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। नेगेटिव पॉजिटिव दो डायरेक्शन के लिए रेफर हो सकता है। कोई चीज पास आ रहा है, नेगेटिव बोल दिए, अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव बोल दिए, दूर जा रहा है, रिपल्सिव बोल दिए। प्लस माइनस क्या है? प्लस माइनस यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का सेंस ही कुछ नहीं है, दो डायरेक्शन को इंडिकेट करने का है। 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन। वेक्टर में प्लस माइनस में फर्क ही क्या होता है? वेक्टर में बताया ना, प्लस माइनस बराबर मैग्नीट्यूड का होता है। प्लस माइनस दो डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, इधर प्लस है तो दूसरा माइनस है, या फिर ये माइनस है तो इधर वाला प्लस है। बस इतना ही प्लस माइनस का वेक्टर में काम है। खैर ठीक है, लिखो सेकंड पॉइंट। रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस इंफिनिटी। रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस इंफिनिटी। रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस इंफिनिटी। इसका रेंज कितना होता है? इंफिनिटी। देखो है बहुत वीक, बहुत कम है, लेकिन है कितनी दूर तक? बहुत दूर तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे। ठीक है ना, सर नोट कर लो एक मिनट। हाँ, कुछ पूछ रहे हो क्या? मतलब सर पूछ हाँ, रहे थे कि बोलो। जैसे सर आप शुरू में बोले थे वो जो आप कपड़ा वाला एग्जांपल दिए थे, तो सर एक टाइम तो फिर ऐसा भी घूम के टकरा जाएगा। होता है, बहुत चीजें होती है। उसके बाद तुम्हारा ये सब भी होता है, सुपरनोवा या ये सब की घटना होती है तुम्हारा, तो बहुत चीजें होती है। उल्कापिंड वगैरह जो ये होता है, उल्कापिंड वगैरह जो क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रॉइड वगैरह जो ये होता है, एस्ट्रॉइड भी टकराने का होता है।
अलग बात है कि हाई हीट के कारण गर्म इतना होता है कि वेपोराइज जल जाता है पहले ही, लेकिन टकराया है पहले। लूनार लेक वगैरह बनाया महाराष्ट्र में उसी वजह से, नोट कर लो। अब देखो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब फॉर्मूला देखते हैं जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा बात भी किए थे। फोर्स बेसिक सा है, कोई खास नया चीज नहीं है। दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास से m1 है, दूसरे का मास से m2 है। r दोनों के बीच डिस्टेंस है, ध्यान रखना दोनों का के बीच कौन सा डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस होता है। r दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये m1 और m2 का डिस्टेंस है, और m1 कहीं ना कहीं तो माने हो इस पे ना, तो वो कहां माने हो, सेंटर ऑफ मास पे। m2 कहीं ना कहीं तो रखे हो, अगर तुम यहां से ले रहे हो मतलब तुम m1 को यहां रखे हो, अगर यहां से डिस्टेंस ले रहे हो m1 को यहां रखे हो, तो m1 को हम कहां एज्यूम कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। तो ये डिस्टेंस होता है सेंटर टू सेंटर का, सेंटर ऑफ मास का बेसिकली। तो खैर m1 m2 r डिस्टेंस है दोनों के सेंटर ऑफ मास का के बीच का। तो क्या देखा गया कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। दूसरा क्या देखा गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, घटेगा। इन्हीं दोनों को कंबाइंड कर किया, इन दोनों को जब कंबाइंड किया तो क्या बोलेंगे, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट यहां पे क्या लगाते हैं, इस कांस्टेंट को यहां पे लिखते हैं कैपिटल जी से, यहां पे लिखते हैं कैपिटल जी से। तो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे मैं कुछ चीजें पहले बात करूंगा, इस पे तो आ गए, ठीक है। एक तुमको दिख रहा है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कोई भी रिलेशन इस तरह से होता है ना कि समथिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, इस तरह के रिलेशन को इनवर्सली रिलेशन है। और कैसा है, इनवर्सली स्क्वायर है। इस तरह के रिलेशन को, इस पर्टिकुलर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर को, इसको बोलते हैं, इस रिलेशन को इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इस तरह का रिलेशन हर जगह नहीं दिखता है। इस तरह का रिलेशन जहां भी दिख रहा है ना, वहां पे जो फोर्सेस, इसका मतलब है वहां पे जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। इस तरह का रिलेशन ये बताता है कि यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। दो तरह का फोर्स बताया था, वर्क पर एनर्जी में लिखाया भी था डिटेल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या बोला था, जहां पे एनर्जी, वैसा फोर्स है जिसके कारण एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा हो, जहां फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं हो रही है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। डिटेल हम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में बता चुके हैं। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ जहां दिखोगे ना, वहां समझ लेना कि जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कंजर्वेटिव है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स में हम किसी लॉस की बात नहीं करते, फ्रिक्शन की बात नहीं करते। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ोगे F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वहां भी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, वो भी कंजर्वेटिव को दिखाता है। अब ये कैसे प्रूव होता है ये आपके लेवल पे नहीं है, जाके अपर क्लासेस में कर्ल, डाइवर्जेंस वगैरह कुछ पढ़ते हैं, तुम्हारा वेक्टर इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ते हैं, वहां पे बात होती है, उस पे अभी नहीं जाना है, बस इतना जानो। तो F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशन पहले से पढ़ते आए, ठीक है। G यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू बता सकते हो, इसकी वैल्यू G की 6.8 हाँ रफली 6.8 बोलेंगे, ऐसे नहीं, 6 पॉइंट एग्जैक्टली याद रखो, 6.67 इंटू, ये याद होना चाहिए सब अच्छे से, 10 टू द पावर कितना होता है, -11, 6.6 नहीं 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 यूनिट बताओ जल्दी से। इसका होगा सर जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर हाँ पर केजी, इसको जी है, इसको उधर ले जाएंगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मास केजी इंटू केजी नीचे आएगा पर केजी स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर केजी स्क्वायर, इसका डायमेंशन भी अभी देखेंगे। उससे पहले एक बात बताओ कि यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ लिखा है यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या है? मतलब सर अगर दो मिल्की वे के बीच में लगा है, दो तो न्यू के बीच में लगा है। हाँ, मतलब दो तरह के कांस्टेंट होते हैं। एक होता है कांस्टेंट है पर किसी कंडीशन में वैल्यू चेंज कर सकती है। जैसे हम जाके आगे जाके देखेंगे स्मॉल जी, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ेंगे, पढ़ते आ रहे हो। पर वो जो 9.8 है या 9.81 एग्जैक्ट बोलो तो वो कहाँ पे होता है? वो नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ होता है। हम चैप्टर में आगे देखेंगे कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो जी घट रहा है, नीचे आ रहे हैं तो भी जी घट रहा है, तुम्हारा रोटेशन की वजह से भी जी में चेंज आ रहा है। तो जी 9.8 अर्थ के सरफेस के पास है, हर जगह नहीं। मून पे भी सुनते हो g/6 हो गया, लेकिन ये कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा इतनी है। तो ये कांस्टेंट है और हर समय वैल्यू सेम होगी, कभी चेंज नहीं करे, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। जैसे ये बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसी तरह से तुम्हारा आता है गैसियस थ्योरी में, गैस इक्वेशन में PV = nRT में R आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, खैर वो वहां की बात है। तो क्लियर है? अच्छा, इसका डायमेंशन देख लेते हैं जल्दी से। जी का डायमेंशन बताओ सर। इसका डायमेंशन जी का F इंटू आर स्क्वायर। आप जैसे भी करना चाहो, F यही होगा ना जी, F इंटू आर स्क्वायर उधर ले गए थे, M1 M2 इधर आ जाएगा। F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई M1 M2। फोर्स का क्या था डायमेंशन, जल्दी बताओ? टू MLT -2। और डिस्टेंस का क्या है? मीटर स्क्वायर, L स्क्वायर, L से लिखते थे। और मास को क्या लिखते हैं? M से, M इंटू M, M स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? एक कैंसिल होगा, M-1 L क्यूब T-2। क्लियर है? तो ध्यान रखना, M-1 L क्यूब T-2। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो इसको थोड़ा थोड़ा बात करें इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि फोर्स ही है तो वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। एक मास है M1, एक मास था M2, ये मास है यहाँ पे, ये मास है यहाँ, इसका सेंटर ले लिया दोनों मास का, सेंटर ऑफ मास जो ये R है। ठीक है, पहले वाले को M1 लिखा है या फिर 1 से लिख दो, दूसरे वाले को M2 लिखा है 2 से लिख दो। अब एक बात बताओ, ये फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यानी 1 2 को अट्रैक्ट करेगा, उतना ही फोर्स से 2 1 को अट्रैक्ट करेगा। तो 2 को 1 खींचेगा किधर? इधर। और 1 को 2 खींचेगा किधर? इधर। ये फोर्स को क्या लिखेंगे? फोर्स किस पे है? 1 को। कौन खींच रहा है? 2। तो इस फोर्स को लिखेंगे F12। और इसको खींच रहा है, 2 को खींच रहा है 1, तो 2 को अपनी तरफ खींच रहा है कौन? 1। तो इस फोर्स को क्या लिखेंगे? F21। क्या दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है? इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों Gm1 M2 अपन R स्क्वायर है, और डायरेक्शन इसका राइट है तो एक का लेफ्ट है। तो हम क्या बोलेंगे? दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो F12 इक्वल टू माइनस F21, F12 इक्वल टू माइनस F21। क्या जितना फोर्स 1 2 पे लगा रहा है, 2 भी 1 पे उतना लगा रहा है, पर क्या है? उल्टे डायरेक्शन में लगा रहा है। तो F12 इक्वल टू माइनस F21। ये कहां देखे थे? किसी चैप्टर में देखे थे? कूलम बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। तो ये एक्शन रिएक्शन की तरह बात हुई क्या? अच्छा, ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिखने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं लिखता हूं F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो Gm1 M2 बाय R स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड हमने वेक्टर लिखा तो राइट साइड भी क्या लिखना पड़ेगा? वेक्टर लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा है फोर्स किस पे? 1 पे। किसके कारण? 2। तो 1 को 2 खींचेगा किधर? इधर खींचेगा, राइट साइड खींचेगा, यानी ये डायरेक्शन किधर होगी? 1 से 2। ये डायरेक्शन होगी 1 से 2। और वेक्टर में इसको कैसे लिखेंगे? 1 से 2 को
वेक्टर में इसको 1 से 2 इस डायरेक्शन को लिखेंगे R12। R12 का मतलब है 1 to 2। R12 लिखे ना, मतलब इसका मतलब है ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है 1 से 2 की तरफ। तो जब मैं वेक्टर में लिखूंगा यहां पे R12 का मतलब क्या है, अच्छा यूनिट वेक्टर बताया था, इस तरह से यूनिट वेक्टर लिखते हैं। वेक्टर बताया डिटेल। यूनिट वेक्टर क्या बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, केवल डायरेक्शन बताने के काम में आ रहा है। तो R12 बेसिकली क्या है, यूनिट वेक्टर। किधर से किधर, 1 से 2 पॉइंटिंग फ्रॉम 1 to 2। बात समझ में आ रहा है। 1 to लिखे जाने का मतलब पॉइंटिंग फ्रॉम 1 to 2, इसको लिखा जाता है R12। ठीक, तो हम ये ऐसे लिख रहे हैं, तो ये तो अभी तक मैग्नीट्यूड है, पर लेफ्ट साइड वेक्टर में लिखे हैं तो उसको वेक्टर बनाने का तरीका क्या है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। पर यूनिट वेक्टर में कौन से डायरेक्शन में लगाएगा, 1 पे 2, R12। 1 को 2 इधर खींचेगा तो क्या लिखेंगे डायरेक्शन में यहाँ पे R12। दोनों साइड वेक्टर आती है। हाँ, बात समझे। इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ध्यान करो कैसे लिखा जाता है, GM1 M2 बाय, इसको हम लिख सकते हैं चाहे तो हम अच्छा देखो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखोगे तो R12 यूनिट वेक्टर को याद करो, लिखते थे A कैप यूनिट वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये लिखते थे यूनिट वेक्टर। कंप्लीट वेक्टर जब वेक्टर ऐसे लिख रहे हैं मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, और इसका केवल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड चला गया, 1 हो गया, केवल क्या बचा, डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका ऐसे था, पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो R12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरे वेक्टर में लिखेंगे तो R12 डिवाइड बाय R12 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को वैसे भी लिखते हैं या ऐसे मॉड लगा के भी लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं A पूरा वेक्टर साइन हटा के, या ऐसे भी लिखते हैं मॉड वेक्टर का। तो R12 लिखा या फिर R12। हाँ, सब बेसिक है, वेक्टर में डिटेल बताया ना कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिख देंगे या फिर इसमें क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे R12, तो R12 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा देखो, R² मैग्नीट्यूड है, अगर R12 बोले 1 से 2 और 2 1 उल्टा हो जाएगा 2 से 1, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों कितना R ही है। बात समझ में आ रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज देखो, मैग्नीट्यूड वाइज यहां पे यार ऊपर लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज ये विजिबल है ना, मैग्नीट्यूड वाइज R12 बोलो या 2 से 1 बोलो, अगर दोनों का मॉड लिखते हैं ऐसे, वेक्टर में दोनों बराबर नहीं है पर मॉड में बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या R ही है, डायरेक्शन वाइज नहीं है। अगर वेक्टर साइन मॉड हटा देंगे तब दोनों नहीं है बराबर, अगर मॉड लगा दिए मतलब मैग्नीट्यूड है 1 से 2 इधर आएंगे, 2 से 1 इधर जाएंगे, लेकिन है दोनों क्या है, R ही है ना। बात समझ रहे हो, दोनों का मैग्नीट्यूड R है, तो यहां पे हम R12 के जगह पे, हम R² के जगह पे R12 का मॉड या R21 का मॉड दोनों लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं R12 का मॉड का होल स्क्वायर, ताकि एक जैसा हो। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है GM1 M2 बाय R12 के मॉड का क्यूब इनटू R12 इक्वल टू F12। पहले बताओ क्लियर है। तो फोर्स वेक्टर को दो तरीके से लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ये चीज तुमको कूलम्ब्स लॉ में भी काम देगा, 12th में ज्यादा यूज होता है 11th से ज्यादा, लेकिन लिखने का तरीका दोनों का ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं इसको लिखता हूं यूनिट वेक्टर के टर्म में, नीचे स्क्वायर आएगा, चाहे R12 का ही लिख लो मॉड का स्क्वायर, बात एक ही है, नीचे स्क्वायर आएगा, और अगर कंप्लीट वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं तो नीचे क्या आएगा, क्यूब आएगा। बात समझ पा रहे हो। अगर इसी तरीके से सिमिलरली मैं लिखना चाह रहा हूं F21, लिखना चाह रहा हूं F21 यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या लिखेंगे इस तरह से देखना, GM1 M2 बाय R²। अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं, मैं लिखना चाह रहा हूं क्या, F21 यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 को 1 किधर खींचेगा, इधर लेफ्ट, यानी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, और ये डायरेक्शन क्या होगी 2 to 1
R21। बात समझ में आ रही है? तो यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, R21 यूनिट वेक्टर के टर्म में। दोनों बराबर हो, हाँ, पर डायरेक्शन उल्टा होगा। अगर कंप्लीट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, G M1 M2। फिर उसी तरीके से यहां पे 21 है तो यहां क्या आएगा, 21 वेक्टर। यहां पे क्या आएगा, कंप्लीट वेक्टर में लिखेंगे तो R21 वेक्टर, और डिवाइड बाय नीचे क्या होगा, इसी के मॉड का क्यूब। तो कंप्लीट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो नीचे क्या आएगा, डिस्टेंस का क्यूब, और अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो नीचे क्या आएगा, स्क्वायर। समझे तरीका लिखने का? अब यहां से भी अगर देखते हो ना, यहां से भी अगर देखोगे तो एक तो इस तरह में ये एक लिख लिया तो दूसरा खुद लिख लोगे, ये दोनों। यहां से भी अगर देखते हो ना, देखो इससे भी देखते हैं, एक तो ये वाली इक्वेशन समझो और एक ये वाली इक्वेशन को पकड़ो। इन दोनों इक्वेशन देखोगे तो ये GM1/r² है। इन दोनों में एक बात देखोगे तो इन दोनों में F12 या 21 में ये कॉमन है, ये कॉमन है। इसमें 12 आया, इसमें क्या आया, 21 आया। क्या 12 और 21 अपोजिट है? यूनिट वेक्टर है, तो 12 और 21 अपोजिट है, तो वहां से भी हमको दिख जाएगा F12 इक्वल टू माइनस F21। वहां से भी हमको दिख जाएगा या प्रूफ हो जाएगा 12 इक्वल टू -21। इसको मान लो थोड़ी देर के नाम दे देते हैं, मान लो इक्वेशन 1, और इस वाले टर्म को नाम देते हैं इक्वेशन 2। तो 1 और 2 से देखो, अगर हम ये बोल सकते हैं सिंस यूनिट वेक्टर R12 इक्वल टू माइनस R21 है, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, बताओ 12 राइट है, ये लेफ्ट है, या यहां से भी देखोगे बात एक ही है। तो इक्वेशन 1 और 2 से बोल सकते हैं ये इसका माइनस है वेक्टर साइन वाला, बाकी जो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो हम बोल सकते हैं। इसलिए फ्रॉम 1 और 2 इस तरह का प्रूफ आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा काम देगा, लेकिन यहां पे भी जान सकते हो, जानना चाहिए। तो फ्रॉम 1 और 2 हम ये बोल सकते हैं कि F12 इक्वल टू, क्योंकि बाकी चीजें मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है, बस एक डायरेक्शन का था और डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो ये भी क्या होगा, यही चीज तो यहां लिखा है, समझे? तो पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखने की कहानी क्लियर हुई, कैसे लिखा जाता है, तो ये पूरा लिख लो। अच्छा, यहां R12 लिखा है, यहां पे चाहे तो मैग्नीट्यूड यानी R भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज सब इक्वल है, लेकिन चूंकि R12 है तो रिजेम्बलेंस हो, तो यहां भी 12 लिखे हैं। पहले बताओ क्लियर है, कोई तकलीफ? नोट कर लो। देखो अब देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। अर्थ के कारण हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, जिसको लिखते हैं G से। कहीं भी फोर्स है तो एक्सेलरेशन होता है, F इक्वल टू ma बोलते हैं अगर मास कांस्टेंट है। लीनियर में अगर सीधा चल रहा है F इक्वल टू ma, जो भी फोर्स लग रहा है। वर्टिकल में फोर्स लग रही है ग्रेविटी, वर्टिकल में फोर्स लग रही है ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी फोर्स लग रही है किसी मास पे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। उसी को हम पता कर रहे हैं, उस एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, G से। ये कौन सी एक्सेलरेशन है, स्मॉल g से लिखते हैं। एक्सेलरेशन एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, ये हमने बात किया था चैप्टर वहां पे भी, काइनेमेटिक्स में भी, मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है ना। तो एक लाइन जल्दी से लिखो, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग वर्ड का मतलब हमने बताया था, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब फ्री फॉल कर रहा है, यानी कोई तीसरा फोर्स नहीं है ग्रेविटेशन के अलावा, ग्रेविटेशन के अलावा कोई अदर फोर्स नहीं है, केवल एक ही फोर्स के अंदर फ्री फॉल कर रहा है। अगर एक्सटर्नल इफेक्ट है भी, हवा चल रही है या एयर रेजिस्टेंस है या और कोई इफेक्ट है, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तभी हम ये स्मॉल g वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड, फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड, लिख लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड।
फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड देखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड आगे देखेंगे, ऐसे थोड़ा बहुत समझना है। तो फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब क्या होता है? मैदान नहीं सर, फील्ड का मतलब होता है यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब वो रेंज, वो दूरी जहां तक की ग्रेविटेशनल इफेक्ट काम कर रहा है, यानी जहां तक कोई ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर पा रहा है, उसको बोलते हैं फील्ड। जैसे कहीं हीट जलाओ, कहीं पे तुम कुछ जलाओ तो वहां पे रहोगे, पास में गर्मी फील होगी, थोड़ा दूर जाओगे हल्का कम गर्मी फील होगी, एक रेंज तक उसकी गर्मी फील होगी। जिस रेंज तक उसकी गर्मी फील होगी उसको उसका क्या बोलेंगे? टेम्परेचर फील्ड। जहां तक उसका टेम्परेचर का इफेक्ट मिल रहा है, उसी तरह से जहां तक ग्रेविटी का इफेक्ट मिल रहा है उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटी का इफेक्ट जहां तक मिल रहा है का मतलब कि जहां तक वो खींच के दूसरे ऑब्जेक्ट को ला पा रहा है। अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं तो आप लोग जो सुनते हो कि कोई सैटेलाइट था ढंग से लॉन्च नहीं हो पाया, फिर से क्या हुआ? अर्थ पे गिर गया। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर नहीं निकला। हम बेसिकली आगे जाके पढ़ेंगे एक एस्केप वेलोसिटी टर्म। एस्केप वेलोसिटी का मतलब वो वेलोसिटी कम से कम जो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर निकल ले, यानी जहां तक ऑब्जेक्ट को अर्थ ना खींच पाए। इसलिए जो फ्यूल देते हैं अलग अलग कैटेगरी का होता है, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल। जो फ्यूल होता है उसका काम है अर्थ की ग्रेविटी से लड़ के स्पेस में भेज देना। स्पेस क्या? स्पेस वो जगह है जहां पे अर्थ किसी चीज को नहीं पुल कर पा रहा है या ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर चल गया, किसी का भी ग्रेविटेशनल रेंज नहीं है, फ्रीली चीजें जा रही है। तो जिस रेंज तक ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा अर्थ का, उसको अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। जहां तक किसी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर पाएगा, जहां तक मून अट्रैक्ट कर पाएगा उसको मून का ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे, या जो भी अदर प्लैनेट है। ठीक है, खैर बात करेंगे उस पर आगे। तो सिंपल ये है, ठीक है। अब जी के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्या है, कैसे है, निकालते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो अब एक बात समझो, ग्रेविटेशन देख लिए अभी, तो कोई मान लो मास है, अर्थ है, अर्थ लिया, अर्थ का मास है मान लो कुछ से कैपिटल एम, अर्थ का मास है कैपिटल एम, और कोई ऑब्जेक्ट है इसका मास है स्मॉल एम। ठीक, अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ की रेडियस को हमने लिखा कैपिटल आर से, और आगे चल के मैं यही यूज करूंगा। तो टर्म ध्यान रखना, आगे मैं जब भी चैप्टर में पढ़ूंगा तो इसी सिंबल से दिखाया करूंगा। ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस से जितने हाइट पे है उसको नाम दिया स्मॉल एच, और पूरे चैप्टर में हम स्मॉल एच इसी के लिए यूज करेंगे, अर्थ के सरफेस से हाइट के लिए। कैपिटल एल आर यूज करेंगे अर्थ की रेडियस के लिए, और एक टर्म यूज करेंगे स्मॉल आर। हियर स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या हम लिखेंगे? हम लिखेंगे आर प्लस एच, मतलब एच जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का अर्थ के सरफेस से है, स्मॉल आर जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो अर्थ के सेंटर से है। ठीक है, तो हम यही टर्म यूज किया करेंगे। आर जो है स्मॉल आर कहां से डिस्टेंस हो गया? सेंटर से उस ऑब्जेक्ट का। स्मॉल एच कहां से था? तो स्मॉल एच था जीरो डी, ओ है, ओ इसका सेंटर है, वो अर्थ का सेंटर है। जीरो नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे कर लो, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो क्या है कि इस पे जो इसको खींचेगा, कौन खींचेगा? अर्थ खींचेगा। अर्थ का हमको पता है, ग्रेविटेशन फोर्स देखे हैं, F इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलते हैं? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, Gmm बाय स्मॉल r का स्क्वायर, सेंटर से ही डिस्टेंस है। और इसी के कारण क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट m मास के ऑब्जेक्ट में g आ जाए, उसी को तो वेट कहते हैं। लॉज ऑफ मोशन में वेट और मास के बीच में डिटेल में डिफरेंस बात कर चुके हैं। तो मास, इस मास को जब पुल किया जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से, इस मास को किसी एक्सेलरेशन से पुल किया जा रहा है, तो इस मास को किसी एक्सेलरेशन से पुल किया जा रहा है, तो जिस एक्सेलरेशन से पुल किया जा रहा है उसी को बोला हमने g। तो ये जो नीचे फोर्स इस पे लग रहा है, ये F इक्वल टू वेट नीचे लग रहा है, दैट इज क्या बोलते हैं? mg। तो ये g से g लग रहा है, ये यानी कि ये जो mg वेट आया, वो एक्सेलरेशन जो g आया वो किसकी वजह से आया? इस फोर्स की वजह से आया। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं mg। ठीक, अभी थोड़ी देर के लिए, अब हमको पता नहीं कि अर्थ से कितना दूर है, नहीं है, मुझे पता नहीं है, काम करके चलते हैं। इस जी को हमने लिख दिया जी डैश, कि ये जी कुछ भी हो सकता है। अर्थ के सरफेस पे देख रहे हैं, हम कहीं पे भी देख रहे हैं, सरफेस पे तो देख नहीं रहे। तो ये जो जितना भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा अभी फिलहाल, उसको हमने बोला जी डैश। जी अर्थ के सरफेस पे है,
हम अर्थ के सरफेस पे नहीं बोल रहे, हम कहीं किसी हाइट पे, एच हाइट पे कुछ वैल्यू होगी, जी नहीं होगी, कितनी होगी, हमने जी डैश बोला। ठीक, अब जरा समझो यहां पे, अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, क्या गया, एम चला जाएगा, सॉरी स्मॉल एम चला जाएगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा दिस, यानी कि इसको लिखेंगे तो कैपिटल एम, तो जी डैश इक्वल टू क्या लिखे, जी एम बाय आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की जगह हम लिख सकते हैं आर प्लस एच, तो जी एम बाय आर प्लस एच स्क्वायर। समझना जरा बात को, तो जो G का जनरल फॉर्मूला आया, यानी अर्थ के सरफेस से H हाइट ऊपर G 9.8 नहीं है, अर्थ के सरफेस से H हाइट ऊपर G डैश है, जो कि ये। अब इसमें अगर ये जो G निकला है एट हाइट H, और हाइट जब लेंगे सरफेस से, एबव द सरफेस ऑफ अर्थ या फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के दिख रहा है ना ये, अर्थ के सरफेस से H हाइट ऊपर ये है। अब अगर हम सरफेस पे बात कर रहे हैं, नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस, जरा समझना, नियर अर्थ सरफेस, तो अर्थ के सरफेस के नजदीक, अच्छा G की वैल्यू हमको पता है, G कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखा थोड़ी देर पहले भी, पर केजी स्क्वायर, ये G की वैल्यू होती है, पता है। अर्थ का मास भी होता है, रफली मैं लिख रहा हूं 6 इंटू 10⁻24 केजी, ये अर्थ का मास होता है। ठीक है, एग्जैक्टली जो होता है कुछ होगा, आपको रफली ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस जो अर्थ की होती है वो रफली बोले तो कितना है 6400 किलोमीटर, ये रफली होता है 6400 किलोमीटर। मीटर में बोलेंगे तो क्या करेंगे, इंटू 1000, तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये सब चीज हमको एसआई में मिल गया, यानी G देख लिया, M देख लिया, R देख लिया। और अगर मैं अर्थ के सरफेस के नजदीक बोल रहा हूं तो नियर द अर्थ सरफेस का मतलब क्या है, H लगभग 0, अर्थ के सरफेस नजदीक मतलब H 0 है, यानी H 0 कर दिया, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू रख सकते हैं। तो सबकी वैल्यू जब रखेंगे तब जो G आएगा, सो G डैश, जब सब वैल्यू रखेंगे तब ये वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं G, कॉल्ड एज G, इसी को G बोलते हैं। मतलब G जो वैल्यू है, जो 9.8 है, या बहुत एग्जैक्टली में जाओगे तो 9.81 है, तो G जो वैल्यू है 9.8 वो कहीं पे नहीं है, वो तब है जब H को हमने 0 किया अर्थ के सरफेस पे, सरफेस से ऊपर क्या है, तो ये बात समझ में आ रही है। तो G 9.8 एग्जैक्टली बोलोगे 1, कैसे क्वेश्चन में हम 9.8 ही से काम चलाएंगे, रफली बोलेंगे तो 10, और एक वैल्यू हमने फीट में बताया था, कभी कहीं जरूरत पड़ जाए तो, पीछे भी चैप्टर में बताया था, काइनेमेटिक्स में भी बताया था, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी बात है, क्लियर है। तो G कहाँ है, अर्थ के सरफेस पे, तो इतना नोट कर लो। फिर इसमें G में बहुत तरह के वेरिएशन है, बहुत चीजें हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, मास का, डेंसिटी का, हाइट पे क्या होता है, डेप्थ पे क्या होता है, रोटेशन क्या है, अगली क्लास में पूरी स्मॉल G की कहानी चलेगी।